हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा करेंगे डेट इज कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, कौन सी फोर्सेस? कंकरेंट, CONCURRENT कंकरेंट फोर्सेस। अब कंकरेंट फोर्सेस की क्या डेफिनेशन है? कहते हैं द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन अ पार्टिकल are known as concurrent forces if the vector sum of these forces is 0। मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी भी पार्टिकल के ऊपर एट अ पॉइंट, तो वो कंकरेंट फोर्सेस कब होंगी? जब उनका वेक्टर सम क्या होगा? 0 होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और क्वालिटेटिव न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक आपको न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर बताऊंगा भी। ठीक है, क्लियर? तो टॉपिक हमने आज यही करना है, कंकरेंट फोर्सेस। तो कंकरेंट फोर्सेस में मैंने क्या बोला, सपोज करो हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, दैट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। किसमें है ये? इन इक्विलिब्रियम। ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, राइट? अब इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। मान लो इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही है, इक्विलिब्रियम में है ये। एक फोर्स इस तरफ को, एक फोर्स इस तरफ को, एक फोर्स इस तरफ। ये हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है? इस पार्टिकल पर फोर्स लग रही है, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2 और ये फोर्स F3। ठीक है, इस पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही है और हमने बताना है कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं दे आर कंकरेंट फोर्सेस। ये O पार्टिकल के ऊपर क्या कर रही हैं? मतलब एक कॉमन पॉइंट है किसी भी पार्टिकल का, O पॉइंट, उसके ऊपर क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर? तो F1 F2 दे आर कंकरेंट फोर्सेस कब? अ पार्टिकल इज सेड टू बी पहले मैंने क्या बोला कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा? अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ the particle does not change its state of rest or uniform motion in the absence of any net external force। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब ये क्या होगा? पार्टिकल अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज नहीं करेगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तब ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। चाहे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चाहे ये रेस्ट के ऊपर है, ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इसके ऊपर नेट फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी? 0। क्लियर है? अब F1 F2 एंड F3 ये इस पार्टिकल के ऊपर O पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं? फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट क्या है हमारे पास? O। अब अगर हमने F1 और F2 का रिजल्टेंट देखना बेटा, F1 और F2 का रिजल्टेंट, तो आपको पता है आप यहां पर क्या कंप्लीट करोगे? पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे। पता है ना पैरेललोग्राम? जितनी ये है, थोड़ा सा छोटा बना दूं ये, ताकि बोर्ड के ऊपर आ जाए ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसका रिजल्टेंट निकालना। जितना ये है उतना इस तरफ को करो, जितना ये है उतना इस तरफ को करो, राइट? क्लियर है? एंड दिस इज द रिजल्टेंट। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास क्या है? ये रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है F1 और F2 का, वो ये आया, यही है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? F1 प्लस F2, बिकॉज जो डायगोनल है वो हमें क्या देता है? रिजल्टेंट देता है। ये तो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंटेड, इफ वी हैव 2 वेक्टर्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द sides of a parallelogram, then the resultant of these 2 vectors is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। clear? तो ये हमारे पास क्या है? F1 प्लस F2 है, ये इसका रिजल्टेंट है। अब कहता पार्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा?
ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब F1 प्लस F2 किसके बराबर आ जाएगा, F3 के बराबर, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। मतलब इस पार्टिकल ऊपर इन दोनों के कारण नेट फोर्स F1 प्लस F2 लग रही है। इस पार्टिकल के ऊपर दोनों फोर्सेस जो हैं, राइट, ये दिख रहा है F1 प्लस F2, ये इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स इस तरफ को लग रही है, एक फोर्स इस तरफ को, एक तरफ इस तरफ को। मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, सम ले लिया। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास F1 प्लस F2 है। तो ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस मतलब F1 प्लस F2 F3 फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा, और क्या होगा, अपोजिट भी होगा। मतलब इस पार्टिकल इतनी फोर्स इस तरफ को लग रही है, सेम फोर्स उस तरफ को लगेगी। इस तरफ को फोर्स कितनी लग रही है, दैट इज F1 प्लस F2। नीचे की तरफ कितनी लग रही है, F3। तो ये हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर, पता चला माइनस क्यों है, क्योंकि ये फोर्स आप यहां पर भी माइनस लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहां पर भी माइनस, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो, यहां पर माइनस लगा दो, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए F3 जो होगा माइनस F1 प्लस F2 होगा। इन दोनों को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो वेक्टर सम क्या आ गया, मतलब ये जो पार्टिकल है, इट मींस ये जो पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम में कब हुआ, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज 0। इस पार्टिकल ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गई, 0 आ गई। पता चल गया। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या हो गया, 0 हो गया। मींस द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एन अ पॉइंट ऑन द पार्टिकल इज 0। अगर इस पार्टिकल को आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। बात क्लियर हुई। इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब ये तो F1 F2 है, अगर मान लो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं F1 प्लस F2 अप टू सो ऑन Fn, इवन देन इनका सम क्या होगा, 0 होगा। तो वो पार्टिकल, मतलब इसके ऊपर मैंने तो 3 आपको बताई है, यहाँ पे मैंने तो 3 बताई है ना आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, तो वो इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में तभी रखेंगी जब वो सभी फोर्सेस का, n फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। राइट। सो द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन अ पार्टिकल आर नोन एज कंकरेंट फोर्सेस इफ द वेक्टर सम ऑफ दीज फोर्सेस इज 0। तो अगर वेक्टर सम 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास जो फोर्सेस हैं, ये कौन सी फोर्सेस हैं बेटा, दे आर कंकरेंट फोर्सेस, जो हमारे पार्टिकल की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज नहीं करती है। तो पता चल गया, कंकरेंट फोर्सेस। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, लेकिन मैं कहीं भी नहीं हिल रहा हूँ, किसी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, तो नेट फोर्स क्या होगी, फिर उनका नेट क्या होगा, 0। तो मैं कहीं मूव भी नहीं करूँगा। ये पेन है, इसको कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, लेकिन ये यहीं पर है, इसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब जितनी भी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, उनका वेक्टर सम क्या हुआ, 0। जब वेक्टर सम 0 हो गया तो वो फोर्सेस क्या होंगी, कंकरेंट। मतलब कंकरेंट जो फोर्सेस होती हैं, उनका जो वेक्टर सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। गॉट इट। चलें आगे। अब हमारे पास आ गया कंकरेंट फोर्सेस का एक अनदर वे टू डिटरमाइन द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये समझ आ गया। अब है हमारे पास ये जो अभी मैं आपको आर्टिकल करा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को कोई डाउट है तो जब डाउट सेशन होगा तो उसमें आपने क्लियर कर लेना, लेकिन इसको ध्यान से समझना, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से समझना इसको। क्या करेंगे हम, हमारे पास एक पार्टिकल है, वही पार्टिकल है। डायग्राम को ध्यान से समझना, जिसको डायग्राम समझ आ गया तब आर्टिकल होगा, अगर डायग्राम समझ नहीं आया तो आर्टिकल नहीं होगा। ये और ये फोर्स क्या थी, F1, ये कौन सी थी, F2, और ये फोर्स क्या थी, F3, ये O था। मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन काटी,
ठीक है, ओ काटे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इधर मैंने वर्टिकल है। ओके, एक एक्स एक्सिस बना दी और दूसरी क्या बना दी, वाई एक्सिस बना दी। राइट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से। इस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, इस फोर्स ने ये इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ एंगल बनाया बीटा। ध्यान से सुनना इसको। राइट, तो F2 वो है F1 और ये क्या है F2। ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस बना दें, इधर कर देते हैं F1, इधर क्या बना देते हैं F1 F2 F3। अब F1 का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट आपने किए हुए ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, F1 का इधर को कंपोनेंट क्या होगा, F1 cos बीटा, बताया था ना मैंने। और जिस तरफ को नहीं है तो इसका मतलब इधर को जो हमारे पास कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस की तरफ, वो क्या होगा, यहां पर लिख दूं F1 sin बीटा। ये बात समझ आई। F1 का इस तरफ को कंपोनेंट F1 cos बीटा, जिस तरफ को एंगल बनता है वहां पर cos होता है, और जिस तरफ को एंगल नहीं बन रहा है तो उसके इसके परपेंडिकुलर वो क्या होगा, F1 sin बीटा। ये तो मैंने बताया था। ठीक है, F1 sin बीटा पता चलेगा। अब F2 का भी इस तरफ को कौन सा कंपोनेंट होगा, F2 cos बीटा। इस तरफ को क्या होगा, यहां पर लिख रहा हूं F2 sin बीटा। ये बन गया हमारे पास। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये दो कंपोनेंट बने, कौन कौन सा, F1 sin बीटा और F2 sin बीटा। सॉरी, यहां पर क्या आएगा, F2 अल्फा है, क्योंकि अल्फा एंगल है। ये बताते भी नहीं हो आप, चुपचाप बैठे हो, क्योंकि अल्फा एंगल है ना। F2 ने इसके साथ एंगल कितना बनाया, F2 cos अल्फा, इधर के साथ F2 sin अल्फा। गॉट इट, क्लियर है, यही बना। तो एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट बन गया, वाई एक्सिस कंपोनेंट बन गया। अब F1 को आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। वी रिजॉल्व F1 into टू कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस तरफ एक वाई एक्सिस तरफ। कौन कौन सा, F1 cos बीटा और F1 sin बीटा। मतलब F1 को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। कंपोनेंट फॉर्म आपको बताया था ना, F1 cos बीटा किस तरफ को है, F1 cos बीटा डेट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसा लिखते हैं इसको, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और F1 sin बीटा ये किस तरफ को है, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ऊपर को वाई पॉजिटिव होता है, नीचे को क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर, समझ आ गई। सिमिलरली हमने F2 को रिजॉल्व किया, सिमिलरली वी रिजॉल्व F2 into two components। ठीक है, F2 को भी हमने क्या कर दिया, टू कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। पहला कंपोनेंट क्या है हमारे पास, F2 cos अल्फा that is along positive x axis। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया F2 sin अल्फा along F2 sin अल्फा along positive y axis। समझ आई, ये बात क्लियर होगी। ये तो कुछ भी नहीं है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ऐसे मान लो ए वेक्टर है, तो इसने इसके साथ एंगल थीटा बनाया, तो ए का कंपोनेंट इस तरफ को क्या होगा, ए cos थीटा, और इस तरफ को क्या होगा,
ए साइन थीटा, जिस तरफ एंगल नहीं बना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब ये कंपोनेंट जो है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका कंपोनेंट इस तरफ को ए कॉस थीटा, इसका ए का इस तरफ को कंपोनेंट, अगर मान लो इधर थीटा होता तो ए कॉस थीटा इधर आना था और ए साइन थीटा इधर आना। जिधर थीटा बन गया उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं है उधर क्या होगा, साइन। ये बात क्लियर, ठीक है। ये डायग्राम समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो F1 cos बीटा पता चल गया, F1 sin बीटा पता चल गया, F2 cos अल्फा पता चल गया, F2 sin अल्फा पता चल गया। एनी प्रॉब्लम, क्लियर। अब जो बॉडी है एट पॉइंट O, दैट इज इन इक्विलिब्रियम। सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये नोट कर लिया आपने, सारा नोट कर लिया, हाँ। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, सिंस, ये पता ना आपको F3 है, छोटा कर दिया, सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका वेक्टर सम फोर्सेस का क्या होना चाहिए, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0, चाहे वो एक्स एक्सिस की तरफ है चाहे वाई एक्सिस की तरफ, मतलब समेशन एफ एक्स वो 0 होना चाहिए, समेशन एफ वाई वो भी क्या होना चाहिए, मतलब जो एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लग रही है वो भी 0 होनी चाहिए, जो वाई एक्सिस की तरफ लग रही है फोर्सेस वो भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ध्यान से सुना, अगर मैं बोलूं समेशन का मतलब क्या है कि सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, F1 cos बीटा, F2 cos अल्फा, और तो कोई नहीं लग रही। वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, F1 sin बीटा, F2 sin अल्फा और F3, यही लग रही है ना। एक नेगेटिव वाई एक्सिस तरफ लग रही है, एक वाई एक्सिस तरफ लग रही है। ध्यान से सुनना, जब मैं ये फोर्सेस, ये मैंने छोटी कर दी फोर्स, ये है यहां पर F3, ठीक है, दिखाई दे रही है ना F3, यहां पर लिखना था इसलिए मैंने छोटी कर दी। तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0, मतलब सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस भी नेगेटिव एक्सिस, मतलब समेशन एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0। ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर चाहे वो नेगेटिव वाई एक्सिस चाहे पॉजिटिव एक्सिस, जितनी भी फोर्सेस लग रही है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब ये बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। क्लियर है, ये कंपोनेंट तो आपको पता चलेगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या बोला, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब समेशन एफ एक्स 0 होगा तो ये देखो, एक तो है F2 cos अल्फा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, देखो ध्यान से, और ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस F1 cos बीटा, एक क्या होना चाहिए, 0। अलोंग एक्स एक्सिस मैंने सारी फोर्सेस क्या कर दी, 0 कर दी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि F2 cos अल्फा किसके बराबर आ गया, F1 cos बीटा। दिस इज इक्वेशन 1। डन। Similarly, summation of Fy along y axis वो क्या होना चाहिए, 0। तो वो कैसे होगा, ध्यान से सुनना, F1 sin बीटा प्लस F2 sin अल्फा, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ चल रही हैं, दोनों फोर्सेस एक ही तरफ जा रही हैं, माइनस F3, ये क्या होना चाहिए, 0। मैं मैग्नीट्यूड की फोर्सेज जब ले रहे हैं तो वेक्टर्स हम ले रहे हैं इनका, ठीक है। उसके बाद हमने बोला समेशन एफ। अब जब हमने कंपोनेंट फॉर्म ले ली तो हम वेक्टर नहीं लेंगे, जब हमने कंपोनेंट फॉर्म ही ले लिए तो वेक्टर क्यों लेंगे हम, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमने क्या लिया, इनके कंपोनेंट लिए, कंपोनेंट तो मैग्नीट्यूड में आ रहे हैं। तो अब F1 sin बीटा प्लस F2 sin अल्फा, यहां पर वेक्टर नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं कहीं भी, देखो, क्योंकि हमने कंपोनेंट लिया है, कंपोनेंट में वेक्टर थोड़ा आता है। क्लियर, ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये बन गया F1 sin बीटा
प्लस F2 साइन अल्फा दैट इज माइनस F3 0। तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई F1 साइन बीटा प्लस F2 साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू F3। गॉट इट बेटा? पता चल गया? समझ आ गई? क्लियर है? चले आगे। चलो अब ये इक्वेशंस जो हैं, ओके बेटा, तो ये जो हमारे पास फोर्सेस थी, राइट, तो इन फोर्सेस को काउंट करके हमने रिजल्ट निकालना है। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये अपन साइन बीटा सारा पता चल गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, फास्ट करना है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ध्यान से सुनना है इसको। हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है। कोई ना कोई रिजिड सपोर्ट है हमारे पास, यहां पर ये ऐसे, ठीक है। यहां पर कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, दिया हुआ है, राइट, क्लियर है? ये सारी की सारी रिजिड सपोर्ट्स हैं, ये वाली रिजिड सपोर्ट्स है सारी, राइट। ये हमारे पास क्या है, रिजिड सपोर्ट्स हैं। ये मतलब इसके साथ ये आपने रस्सी बांधी हुई है, धागा ही है या स्प्रिंग है, राइट। तो इसके साथ मास जो है वो 10 किलोग्राम, ये मास जो है 10 किलोग्राम ये अटैच किया हुआ है, ठीक है। इधर को टेंशन दी हुई है और इधर को टेंशन, दिस टेंशन इज T1, दिस टेंशन इज T2। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ओके। अब क्या बोल रहा है कि बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपने T1 और T2 फाइंड करना है और कुछ नहीं दिया हुआ आपको, मास दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर वेरियस फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो फाइंड करनी है। अब देखो टेंशन इस तरफ को है, टेंशन जो है वो इस तरफ को है, तो टेंशन के दो कंपोनेंट हम बनाएंगे, ये देखना, एक ऐसे, एक ऐसे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल आपने पढ़ा हुआ। तो इसका मतलब T1 का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, T1 cos 30 डिग्री, इस तरफ को क्या होगा, T1 sin 30 डिग्री। समझ आई? क्लियर हुई बात? ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर, क्योंकि ये हमारे पास O पॉइंट है, दैट इज इक्विलिब्रियम, O पॉइंट जो वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन खींची है हॉरिजॉन्टल, तो ये भी एंगल 30 डिग्री का होगा, ये तो आपको पता है, मैथ्स में किया होगा। ये भी 30 है तो ये भी 30 है, तो T1 ये फोर्स जो है इसका इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, जिस तरफ को एंगल बनाया T1 cos 30, इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, T1 sin 30। क्लियर? अब आप पूछोगे कि सर आपने ये कंपोनेंट क्यों नहीं, देखो हमारी फोर्सेस यहां से जा रही हैं, हम ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं, ऐसे फोर्स तो इस पॉइंट से इस तरफ को जा रही है ना, तो हमने ये एंगल देखना है या ये एंगल देखना है, तो ये तो इस तरफ को जा रही है तो हमें इस एंगल का कोई फायदा नहीं है, हमें चाहिए ये एंगल। तो ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए मैंने इस एंगल को यूज किया। तो T1 cos 30, T1 ये अकॉर्डिंग टू जो आपका डायग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं, ओके, क्लियर। अब हमारे पास फोर्सेस आ गई। अब वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मतलब आपने T1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व T1 into two components, resolve T1 into two components. Number one T1 cos 30 डिग्री और दूसरा हमारे पास क्या है, T1 sin 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री सभी को पता है, sin 30 डिग्री सभी को पता है, कितना होता है, sin 30 1/2 और cos 30 √3/2।
तो ये बन गया T1 अंडर रूट 3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो T1 इंटू 1/2, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी T1 cos 30, मतलब एक कंपोनेंट हमारे पास बन गया, फर्स्ट कौन सा बना, दैट इज अंडर रूट 3T/2 और सेकंड कंपोनेंट हमारे पास क्या बना बेटा T1/2, यही बना। क्लियर है। अब पॉइंट O इक्विलिब्रियम में है, मैंने क्या बोला कि पॉइंट O जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो क्या होंगी, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं तो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस और सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस दोनों क्या होंगे, जीरो। ये तो आपको पता चल गया ना, 3/2, ये हम ऐसे ही पुट कर देंगे, कोई बात नहीं। अब सिंस पॉइंट O is in equilibrium, since point O is in equilibrium, तो पॉइंट O इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। समेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स एक्सिस ये है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज है, देखो एक है T1 cos 30 डिग्री माइनस T2, देखो इस पॉइंट से या तो आप इसको माइनस कर लो, हाँ इसको माइनस करो, T2 को पॉजिटिव रखो, एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव, इस तरफ को माइनस एक्सिस है, तो T2 माइनस T1 cos 30 ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब आपने पूछा मेरे से माइनस क्यों है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो T2 माइनस T1 cos 30 ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना बना T2 माइनस T1 cos 30, T1 cos 30 आपने कितना निकाला T1 अंडर रूट 3/2 दैट इज इक्वल टू 0, हो गया। क्लियर है। यहां से T2 की वैल्यू यहां पर दिखाई दे रहा है, चलो जो लिखता हूं, दिस इंप्लाइज T2 दैट इज इक्वल टू T1 अंडर रूट 3/2, T2 निकल गया, तो T2 निकल गया बेटा, है ना। सिमिलरली ये नोट कर लिया आपने, क्लियर है। सिमिलरली समेशन एफ वाई दैट इज इक्वल टू 0। अब y की तरफ कौन कौन सी फोर्स है, एक देखो इस तरफ को है पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस की तरफ T1 sin 30, ये इस तरफ को है नीचे, क्या है वेट, वेट क्या है 10g, 10 मास है, g क्या है ग्रेविटी, तो वेट कितना हुआ इसका 10g, तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस 10g दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो इसलिए माइनस लिया, ये पॉजिटिव की तरफ है तो इसलिए T1 sin 30, दोनों का समेशन क्या हो गया 0 हो गया। ओके क्लियर है। ये mg का आपको पता ना 10g कैसे आया, क्योंकि क्या होता है mg मास कितना है 10g क्या है ग्रेविटी, तो हमारे पास T1 sin 30, sin 30 कितना होता है बेटा 1/2 दैट इज इक्वल टू 10g, g कितना दिया हुआ है, g कितना दिया हुआ इसने 10 दिया हुआ ना, पहले शुरू में इसने क्या बोला था कि आपने जो g है वो कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 नहीं बोला उन्होंने 10 मीटर बोला, तो ये क्या बन गया T1 दैट इज इक्वल टू, ये बन गया 100 इंटू 200, क्योंकि टेंशन फोर्स होती है तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। T1 निकल गया, ये T1 की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, तो T2 किसके बराबर आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला T1 अंडर रूट 3/2, पुट कर दो T1 की वैल्यू दैट इज 200 अंडर रूट 3/2, मतलब 100 अंडर रूट 3 न्यूटन। T1 भी निकल गया, T2 भी निकल गया, ठीक है। अंडर रूट 3/2, आप इसको अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, 1.732 अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया बेटा, सॉल्व करके देख लो कितना आया, 100 है, तो हमारे पास कितना बना 173.2 न्यूटन। तो हमने पूरे क्वेश्चन में T1 निकाला,
हमने T2 निकाला, T1 कितना आया 200 न्यूटन एंड T2 किसके बराबर आया 173.2 न्यूटन। गॉट इट? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए हुए हैं और पहले आप एक बार देखो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको ध्यान से देखना कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूँ ऐसा ही कोई ढूंढ के। डन हो गया? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं बेटा। जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कंपोनेंट जो है वो हमने ध्यान से देखने होते हैं। ठीक है, समेशन एफ एक्स। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि हमारे पास एक ट्रेन है दैट इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ट्रेन दैट इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। लिख लो स्टेटमेंट्स की। ट्रेन is moving along a horizontal track. A pendulum suspended from the roof makes an angle of 4 degree with the vertical. मतलब हम ट्रेन में हैं, ट्रेन में हमने रूफ के साथ एक पेंडुलम सस्पेंड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अब वो बोल रहा है कि ये पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ मेक्स एन एंगल ऑफ 4 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन है मान लो, तो पेंडुलम इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, दैट इज 4 डिग्री। ये उसने बोला। ट्रेन चल रही है हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर, पेंडुलम उसके क्या किया हुआ है, उसकी जो रूफ है, छत है, उससे हमने एक पेंडुलम सस्पेंड किया और उस पेंडुलम ने 4 डिग्री एंगल बनाया विद द वर्टिकल। क्लियर है? क्या एंगल बनाया? 4 डिग्री। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हमें कोई वेलोसिटी नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया, उसने बोला कि हमारे पास एक ट्रेन है, राइट? उस ट्रेन में हमने क्या किया, वो ट्रेन हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर जा रही थी, हमने एक पेंडुलम सस्पेंड किया और उस पेंडुलम ने 4 डिग्री का एंगल बनाया विद द वर्टिकल। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन और जी उसने बोला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर जा रही है। क्लियर? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर जा रही है और उस ट्रेन में हमने एक पेंडुलम लटकाया हुआ है। वो पेंडुलम जो है वो वर्टिकल से 4 डिग्री तक एंगल बना रहा है। मतलब जब ट्रेन चलेगी तो पेंडुलम हिलेगा ना, तो उसने 4 डिग्री का एंगल बना दिया। कहता आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ट्रेन की। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जी आपको दी हुई है, ये देखो ऐसे बनेगा ना सेंटर इसका। यहां से आपने ये वेट, इस तरफ को टेंशन टी, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास वेट है वो नीचे की तरफ होता है। अब टेंशन जो है वो इस तरफ को है, तो टेंशन के 2 कंपोनेंट बना रहे हैं ऐसे। ये एंगल कितना बना? 4 डिग्री। तो टी का इस तरफ को कंपोनेंट क्या बन गया? टी कॉस 4 डिग्री। इस तरफ को क्या बन गया? टी साइन 4 डिग्री। हो गया? समझ आ गई? पता चल गया? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा वो देखना आपने। करोगे? सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं होता तो ये लॉग टेबल से देखना है, नहीं है तो कैलकुलेटर से देख लेना कि इनकी क्या वैल्यू होती है, साइन 4 डिग्री कॉस 4 डिग्री। अब आपने इसको बैलेंस करना है, कैसे करना है आपको पता है। ये इक्विलिब्रियम में है, ये यहीं पर रहेगा, ये हिल नहीं रहा है, इसने 4 डिग्री का
कंटिन्यूसली जो है वो ऐसे ही रह रहा है, टेढ़ा ही रह रहा है 4 डिग्री। मतलब अगर पेंडुलम ये है ना तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो ये ऐसे ही रह रहा है ट्रेन में। ट्रेन चल रही है, राइट, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ना। अगर कांस्टेंट स्पीड से जाएगी तो उसकी एक्सेलरेशन तो जीरो होगी। तो ट्रेन जो है दैट इज मूविंग, वो मूव कर रही है। पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ मेक्स एन एंगल ऑफ 4 डिग्री विद द वर्टिकल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, राइट। आपने ट्रेन की, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जाती तो एक्सेलरेशन जीरो होनी थी। अगर आपको बोले कि ऐसा पेंडुलम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, तो सीधा यहाँ आंसर क्या है, क्योंकि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन हमने क्या बोला, ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। मैं ये नहीं बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, वो क्वेश्चन है ये मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, ये मूव कर रही है, मतलब एक्सेलरेट हो रही है। आपने एक्सेलरेशन देखनी है उसमें कितनी है। ओके, नहीं निकला तो फिर कल देखेंगे, राइट। क्लियर है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। टिल देन गुड बाय।